मरियम बेबी एक सादा मगर बावखर खातून थी। बेज़ाहिर वो ये काम औरत दिखाई देती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही ठहराव और शाइस्तगी थी। उम्र अभी महज 28 बरस थी, मगर वक्त ने उनके चेहरे पर वो संजीदगी और वक़ार उतार दिया था, जो अक्सर बड़ी उम्र की औरतों में भी कम दिखाई देता है। उनके लहजे में नरमी थी, मगर बातों में वजन, जैसे जिंदगी के तजुर्बात ने उन्हें चुपचाप बहुत कुछ सिखा दिया हो। वो एक निजी स्कूल में उस्तानी के फराइज अंजाम देती थी। सुबह से शाम तक बच्चों के शोर में भी उनके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक मौजूद रहती। उनके शौहर का इंतकाल 2 साल कबल अचानक एक महलिक बीमारी के सबब हो गया था। उस दिन के बाद मरियम की जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई। खुशियों के रंग मानिंद पड़ गए, लेकिन उन्होंने गम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जिंदगी की गाड़ी एक लम्हे को जरूर रुकी, मगर उन्होंने इसे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाना सीख लिया। अब उन पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। घर का खर्च, अपने नन्हे बेटे आदिल की परवरिश और माशरे के बेरहम सवाल। लेकिन मरियम ने हर मुश्किल का सामना हौसले से किया। उन्हें मालूम था कि अगर वो रुक गई तो उनका बेटा भी हार जाएगा। लिहाजा वो हर दिन को एक नए अज़म के साथ शुरू करती। दिल में दुख जरूर था, मगर चेहरे पर कभी कमजोरी जाहिर ना होने देती। उनकी आंखों में ये यकीन झलकता था कि खुदा कभी मेहनत करने वालों को मायूस नहीं करता। आदिल अभी 7 बरस का नन्हा सा बच्चा था, जिसकी मुस्कुराहट मरियम के दिल की सबसे बड़ी तस्कीन थी। उसके गालों की हल्की सी लाली और भोली भाली बातें मरियम के थके हुए दिन को रोशनी दे देती थी। अगरचे वो कम उम्री में अपने बाप के साये से महरूम हो चुका था, मगर मरियम ने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी जिंदगी में कोई कमी है। वो उसके लिए माँ भी थी और बाप भी। हर सुबह मरियम जल्दी उठ जाती, उसके लिए नाश्ता तैयार करती, उसकी यूनिफॉर्म इस्त्री करती और किताबें बैग में सलीके से रखती। वो अपने बेटे को स्कूल रवाना करते वक्त एक माँ की तरह दुआएं देती और एक उस्ताद की तरह नसीहतें। मोहल्ले में हर कोई उनके हौसले को सलाम करता था। लोग कहा करते कि ऐसी औरतें बहुत कम पैदा होती हैं जो दुख में भी वखार न खोए। कुछ लोग उन्हें ये कमजोर बेवा समझते, मगर जो उनके करीब रहते थे वो जानते थे कि मरियम के दिल में फौलाद जैसी ताकत है। उनके सुकून और मतानत के पीछे कितने ही आंसू छुपे थे, मगर किसी ने कभी उन्हें टूटने नहीं देखा। हर रोज स्कूल आने जाने के लिए एक नौजवान मोटरसाइकिल ड्राइवर मरियम को लेने आता था। उसका नाम था दानिश, एक सीधा सादा, नरम दिल और बाअदब लड़का। उम्र में मरियम से 5 साल छोटा, तकरीबन 23 बरस का। उसकी शक्ल और सूरत आम थी, मगर दिल साफ था। मरियम के लिए वो बस एक सवारी का जरिया था, मगर दानिश के दिल में रफ्ता रफ्ता उनके लिए एहतराम और नरमी की एक लहर पैदा हो गई थी। वो रोजाना उन्हें स्कूल के दरवाजे पर छोड़कर मुस्कुराता और चुपचाप उनके वापस आने का इंतजार करता। अगरचे दानिश की शक्ल सूरत आम सी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा भोलापन और सच्चाई की चमक रहती थी। बात करते वक्त उसके लहजे में यह खुलूस भरा सुकून महसूस होता, जैसे वो दिल से बात कर रहा हो। वो किसी बनावट या दिखावे से पाक था, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था। दानिश ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस चलाता था। दिन भर शहर की गलियों और सड़कों पर लोगों को मंजिल तक पहुंचाना ही उसकी रोजी थी। अक्सर लोग उसे बस ये काम सा ड्राइवर समझकर गुजर जाते, मगर मरियम के लिए वो वक्त के साथ एक खामोश सहारा, एक मानूस सा वजूद बनता जा रहा था, जो उनके अकेलेपन में किसी रोशनी की मानिंद शामिल होने लगा था। इब्तिदा में मरियम के लिए दानिश सिर्फ एक सवाल था। वो हमेशा खामोशी से आती, पिछली सीट पर बैठ जाती और मंजिल पर पहुंचते ही मुख्तसर सा शुक्रिया कहकर अंदर चली जाती। उनके अंदाज में ना कोई खास तासीर होता, ना कोई दिलचस्पी, लेकिन दानिश हर बार नरमी से मुस्कुरा कर कहता, बीबी जी दिन अच्छा गुजरे। ये जुमला आम सा लगता, मगर मरियम के दिल को किसी नादीदा एहसास ने छू लिया। बरसों बाद किसी गैर की जबान से सच्ची दुआ सुनना उनके लिए नया तजुर्बा था। उस दिन के बाद कई रातें मरियम ने यूं ही सोचते गुजार दी कि आखिर एक अजनबी की सादा सी बात क्यों उन्हें इतनी अहम लगी। शायद इसलिए कि वो लफ्ज दिल से निकले थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, मौसम बदले, दिन आए और गए, मगर मरियम और दानिश के दरमियान खामोशी की दीवार आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगी। अब वो कभी कभार रास्ते में बात कर लेते। दानिश कभी शहर के ट्रैफिक पर मज़ाहिया तबसरा करता, कभी किसी दिलचस्प वाक़ये का जिक्र करके मरियम को हंसा देता। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी कुदरती होती कि मरियम चाहकर भी उदास नहीं रह पाती।
जो औरत बरसों से अपने गमों में गम थी, अब कभी कभार मुस्कुराने लगी थी। कभी कभार उनके लबों से एक छोटी सी हंसी भी निकली जाती, जो दानिश के लिए किसी कामयाबी से कम ना थी। वक्त के साथ आदिल को भी दानिश से इंसिस्ट होने लगी। जब वो स्कूल से वापस आता और अपनी माँ को दानिश के साथ हंसते बात करते देखता, तो खुशी से कहता, अम्मी, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे इनके साथ खेलना है। मरियम उसके चेहरे पर खुशी देखकर हैरान रह जाती। उनके दिल में नरमी की एक लहर उठती, जैसे तकदीर उन्हें किसी नए एहसास की तरफ ले जा रही हो। वो सोचती कि वाकई दानिश के दिल में कोई बुराई नहीं, वो दूसरों का एहतराम करता है, बच्चों से मोहब्बत से पेश आता है, और शायद यही खुलूस सबसे बड़ी खूबी है। एक दिन जब बारिश जोरों पर थी, बादलों की गरज और हवा के शोर में सारा शहर जैसे थम सा गया था। मरियम स्कूल से निकली तो सड़कों पर पानी बह रहा था, और वो लम्हा इनकी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित होने वाला था। इस रोज भी दानिश हस्बे मामूल स्कूल के गेट के सामने मरियम को लेने पहुंचा, मगर आज मंजर कुछ और ही था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और बूंदें मुसलसल तेज होती जा रही थी। उसने मोटरसाइकिल के साइड बैग से एक बारिश का कोट और एक नया हेलमेट निकाला, फिर एहतराम से मुस्कुराते हुए बोला, बीबी जी, आज बारिश बहुत तेज है, मैं चाहता हूँ कि आप भीग न जाएं, इसलिए ये लाया हूँ। मरियम चंद लम्हे उसके हाथों में पकड़े कोट को देखती रह गई। उनके दिल के किसी खामोश गोशे में हल्की सी हरारत उतर गई। 2 साल बाद पहली बार उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई इनकी फिक्र कर रहा हो, जैसे उनकी तकलीफ किसी को दुख देती हो। वो कुछ बोल ना सकी, सिर्फ हल्की से मुस्कुराहट के साथ कोट ले लिया और आहिस्तगी से पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कों पर पानी की छींटे उड़ रहे थे और हवा की झोंकों में ठंडक के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। रास्ते में दानिश ने जरा शौकी से कहा, अगर आप आज स्कूल न जाती तो बच्चे खुशी के मारे आसमान सर पर उठा लेती। बीबी जी, मरियम बेइख्तियार हंस पड़ी। वो हंसी जो शायद उनके शौहर के इंतकाल के बाद पहली बार दिल से निकली थी। एक ऐसी हंसी जिसमें दुख के बाद सुकून का रंग शामिल था। बारिश के शोर में उनकी हंसी जैसे जिंदगी की वापसी का ऐलान कर रही थी। इस लम्हे मरियम के दिल ने महसूस किया कि दानिश सिर्फ एक मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुशी महसूस करता है। उसका खुलूस लफ्जों से ज्यादा असर रखता था। मरियम जानती थी कि यह ताल्लुक बस चंद लम्हों का हमसफर है, मगर उनके दिल में एक नया चिराग जलने लगा था। वो चिराग जो उम्मीद, एहसास और शायद मोहब्बत की पहली किरण थी। उन्होंने खुद से कहा, शायद जिंदगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद जैसे मरियम और दानिश के दरमियान एक नादीदा रिश्ता बन गया। अब उनके सफर में वो पुरानी खामोशी नहीं रहती थी। हर दिन की बातचीत में कुछ नयापन, कुछ नरमी से शामिल हो गई थी। मरियम जो कभी अपने दुखों की दीवार में कैद रहती थी, अब रास्ते में कभी कभी बात करने लगती थी। कभी शहर के बदलते मौसम पर तबसरा, कभी स्कूल के बच्चों की शरारतों का जिक्र, और दानिश हमेशा इन्हीं बातों में हंसी का कोई रंग घोल देता। उसका अंदाज ऐसा था कि मरियम का दिल बेइख्तियार हल्का महसूस करने लगता। इन्हें अब एहसास होने लगा था कि कभी कभी जिंदगी में अजनबी लोग ही वो सुकून दे जाते हैं जो अपने कभी नहीं दे पाते। दानिश का अंदाजा हमेशा ऐसा था कि वो किसी पर बोझ नहीं बनता था, बल्कि दूसरों के दिलों का बोझ कम करने का फन जाता था। वो जिंदगी की तलख लम्हों में भी मुस्कुराहट ढूंढ लेता और दूसरों के चेहरों पर भी वही रोशनी मुंतकिल करने की कोशिश करता। उसकी बातों में सादगी जरूर थी, मगर उनमें दिल की गर्मी छुपी होती थी। मरियम अक्सर सोचती थी कि अगर हर इंसान में दानिश जैसा खुलूस आ जाए तो शायद दुनिया थोड़ी कम तलख हो जाए। एक रोज स्कूल से वापसी पर शहर का मंजर बदला हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें थी, हारनों की आवाजें, और बारिश के बाद हवा में मिट्टी की महक। लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उस खामोशी में दानिश ने आहिस्तगी से कहा, बीबी जी, आपको कभी लगता है कि ये दुनिया हम सबको एक अजीब दौड़ में लगा देती है, जैसे सबको बस भागते रहना है, चाहे मंजिल मिले या ना मिले। मरियम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उनके जहन में कभी यह ख्याल नहीं आया था कि यह काम सा मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का इतनी गहरी सोच रख सकता है। उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और दिल ही दिल में बोली, यह लड़का वाकई कुछ अलग है। उसकी बातों में वजन है, जैसे जिंदगी ने खुद इसे बहुत कुछ सिखाया हो। रास्ता तवील था, मगर अब मरियम को उसमें बोरियत महसूस नहीं होती थी। दानिश कभी अपने बचपन की बातें सुनाता, कभी अपनी मेहनत भरी जिंदगी के किस्से।
उसने बताया कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर के हालात इजाजत नहीं देते थे। उसके लहजे में शिकायत नहीं, सिर्फ सुकून और जिम्मेदारी का एहसास होता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन भाई पढ़ सके, उसने कहा, माँ बाप को आराम दे सको, इसलिए दिन रात काम करता हूँ। ये सुनकर मरियम के दिल में इसके लिए और ज्यादा एहतराम पैदा हुआ। उन्हें लगा जैसे वो किसी आम लड़के से नहीं, एक बाहिम्मत और बाइखलाक इंसान से बात कर रही हो। उनके दिल में एक ख्याल आया कि जो शख्स दूसरों के लिए इतनी मेहनत करे वो कभी बेवफा नहीं हो सकता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रोशनी में नहा रहा था और सड़क पर हल्की सी हवा चल रही थी, तो फिजा में एक सुकून सा फैल गया था। मरियम खामोशी से बैठी थी कि दानिश ने जरा हिचकिचाते हुए कहा, बीबी जी, मुझे एक बात कहनी है, मगर डर लगता है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उनके दिल में एक लम्हे के लिए तजस्सुस जागा। हाँ कहो दानिश, क्या बात है? दानिश ने गहरा सांस लिया। उसके हाथ हल्के से कांपे, जैसे वो अपने दिल की बात कहने से पहले खुद को संभाल रहा हो। मुझे मालूम है कि मैं कोई अमीर या ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मैं बस एक आम मोटरसाइकिल चलाता हूँ, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ, मगर कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी किसी के दिल तक पहुँच सकूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। हवा में एक लम्हे के लिए अजीब सा ठहराव फैल गया, जैसे वक्त खुद रुककर उनके बीच कुछ सुनने लगा हो। दानिश ने हिचकिचाते हुए नजरें झुकाई, फिर धीरे से बोला, बीबी जी, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मगर जब भी आपको देखता हूँ लगता है जैसे जिंदगी में अब भी रोशनी बाकी है। आपकी मुस्कुराहट मेरी दिन भर की थकन उड़ा देती है। ये अल्फाज सादा थे, मगर इनमें एक सच्चाई थी जो सीधी दिल के अंदर उतर गई, मगर लम्हे भर को खामोश रह गई। उनके चेहरे पर कोई तासिर न था, मगर दिल के अंदर हलचल मच गई। ये जुमले उन्हें छू गए, जैसे बरसों से सोया हुआ कोई एहसास जाग उठा हो, मगर उसी के साथ एक अनजाना खौफ भी इनके दिल में सर उठाने लगा। वो सोचने लगी, अगर ये बात मोहल्ले में या स्कूल में किसी के कानों तक पहुंच गई तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? एक बेवा उस्तानी और एक काम ड्राइवर, यही फकरा उनके जहन में बार बार गूंजता रहा। समाज ऐसे रिश्तों को आसानी से कबूल नहीं करता। लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर जहर बना देते हैं। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो इस रिश्ते को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस दिन के बाद मरियम ने जानबूझकर फासला रखना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वो रास्ते में खामोश रहती। वो पिछली सीट पर बैठ जाती, मगर दानिश से ज्यादा बात ना करती। कभी कभी तो वो नजरें भी ना मिलाती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दानिश ने कभी शिकायत नहीं की। उसके रवैये में कोई तल्खी नहीं आई। वो हमेशा की तरह नरमी से पेश आता, इज्जत से बात करता, जैसे इसे सिर्फ एहतराम करना आता हो, जिद या गिला नहीं। वो अब भी आदिल के लिए छोटी छोटी चीजें ले आता, कभी रंग बिरंगी टॉफी, कभी गिल्ली डंडा खेलने के लिए लकड़ी, कभी स्कूल की अच्छी कारकर्दगी पर एक छोटा सा तोहफा। आदिल उससे बहुत मायूस हो चुका था। अब वो उसे अंकल दानिश कहकर बुलाता और उसके आने का इंतजार करता। एक दिन वो बेसाख्ता पूछ बैठा, अंकल दानिश, आप हमेशा हमें लेने क्यों आते हैं? क्या आप अम्मी के दोस्त हैं? मरियम फौरन चौंकी, जल्दी से बेटे को टोका, आदिल, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मगर दानिश मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर नरमी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। हाँ बेटा, दोस्त ही समझ लो। ये जवाब सादा था, मगर मरियम के दिल में नरमी की एक गर्मी छोड़ गया। वो चंद लम्हे उसे देखती रह गई। दिल ने कहा, यह लड़का शायद वाकई बुरा नहीं, ये तो बस एक मुखलिस दिल है जो खामोशी से हमारे साथ चल रहा है। इस रात मरियम ने बहुत सोचा। इन्हें लगा जैसे दानिश ने न सिर्फ उनके बेटे के दिल में जगह बना ली है, बल्कि उनके अकेलेपन को भी बांट लिया है। वो सोचती, शायद अल्लाह ने इसे हमारी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है, ताकि हम फिर से जीना सीख सके। कुछ दिन बाद एक शाम, जब मरियम का दिल बहुत बोझल था, स्कूल में बच्चों की शरारतों से ज्यादा उनके अपने ख्यालात ने थका दिया था। वो खामोशी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। रास्ते में दानिश ने हल्की आवाज में कहा, बीबी जी, अगर आप चाहे तो अपने दिल की बात मुझसे बांट सकती हैं। मैं जानता हूँ कुछ बातें कह देने से दिल हल्का हो जाता है। इसके लहजे में हमदर्दी थी, ना हमदर्दी में तरस, बल्कि ये खालिस इंसानियत।
मरियम के लब साकित थे मगर दिल के अंदर एक हल्की सी लर्जिश उठी, जैसे वो वाकई किसी के सामने अपना दुख कहने को तैयार हो रही हो। दानिश ने नरमी से कहा, बीबी जी अगर आप चाहें तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं सुनने के लिए हाजिर हूँ। यह आम सा जुमला मरियम के लिए किसी सहारा बनने वाले लफ्ज जैसा लगा। उसकी आंखों में नमी तिर गई, जैसे बरसों का बोझ किसी ने कंधे से उतार लिया हो। पहली बार इन्हें महसूस हुआ कि कोई इन्हें समझने वाला मौजूद है। मरियम ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की वो तमाम बातें कह डाली जो बरसों से दिल के किसी कोने में दबी हुई थी। शौहर के इंतकाल का दुख, बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी और तन्हाई का वो बोझ जो हर रात उन्हें रुला देता था। दानिश खामोशी से सुनता रहा, दरमियान में बस कभी कहता, आप बहुत बहादुर हैं बीबी जी, हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आप में है। ये जुमला मरियम के दिल पर मरहम की तरह लगा। उस लम्हे उन्हें लगा कि दानिश सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक ऐसा हमराज है जो उनके दर्द को महसूस कर सकता है, बगैर किसी फतवे के, बगैर किसी सवाल के। वो उसके लहजे में खुलूस और एहतराम साफ महसूस कर सकती थी। रात गए जब मरियम अपने कमरे में खामोश बैठी थी तो दानिश की बातें उनके ज़हन में गूंजती रही। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या वाकई ये शख्स उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर आया है? क्या वो माशरे की बातों से लड़ने की हिम्मत रखती हैं, या ये सिर्फ वक्ती आसरा है जो चंद दिन बाद मिट जाएगा? लेकिन दिल के एक कोने में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। वो किरण जो कह रही थी कि दानिश बाकी सबसे मुख्तलिफ है, एक ऐसा शख्स जो उनके दुख में खामोशी से शरीक रहता है। चंद दिन गुजरे तो मरियम ने महसूस किया कि दानिश की बातों ने उनके दिल में नरमी पैदा कर दी है। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी। अगरचे उनके जहन में बार बार एहतियात की घंटी बजती, मगर दिल बेइख्तियार उसे समेत खींचता जाता। वो सोचती, दानिश ने ऐसा क्या किया है जो मेरे दिल को सुकून मिलने लगा है? शायद उसकी सादगी, उसके खुलूस भरी बातें, या वो छोटी छोटी तवज्जो जो वो देता है, जैसा मेरी अहमियत वाकई किसी के दिल में हो। उस सुबह जब मरियम स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, उन्होंने पहली बार आईने में खुद को देखा और बरसों बाद चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। वो खुद से बोली, शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, शायद अब भी कुछ बाकी है। दरवाजे पर हस्बे मामूल दानिश मुस्कुराता हुआ खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था जिस पर बारिश की बूंदें चमक रही थी, जैसे फूलों पर मोती टिके हो। यह मंजर देखकर मरियम के चंद कदम लम्हों के लिए रुक गए। उन्हें लगा जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। दानिश ने जरा झुकते हुए कहा, बीबी जी ये आपके लिए है, ज्यादा खास तो नहीं, बस एक छोटा सा तोहफा, ताकि आपकी मुस्कुराहट फिर से देख सकूं। मरियम ने गुलदस्ता थामते हुए दिल में एक नरम सा झोंका महसूस किया। फूलों की खुशबू जैसे उनके अंदर उतर गई हो। वो जानती थी कि ये चंद फूल महज एक तोहफा नहीं बल्कि जज्बे की सच्चाई का इजहार है। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। रास्ते में सफर आज खामोश नहीं था। कभी मरियम चुपके से गुलदस्ता को देखती और खुद को मुस्कुरा देने से रोक ना पाती। कभी दानिश रेड व्यू शीशे में उनके चेहरे की चमक देखकर खुशी से झूम जाता। उन लम्हों में जैसे सड़क, शोर, वक्त सब गायब हो गया था। दिन गुजरते गए और ये मामूल सा बन गया कि दानिश कभी आदिल के लिए नया खिलौना ले आता तो कभी मरियम के लिए उनकी पसंदीदा गजरेला या नारियल की बर्फी। मरियम अक्सर मना करने की कोशिश करती, मगर दानिश हंसकर कहता, बीबी जी आपको खुश देखना मेरी अपनी खुशी है, प्लीज मना ना करें। उनके लहजे में इतना इखलास होता कि मरियम का दिल नरम पड़ जाता। अब तो आदिल भी दानिश से खूब घुल मिल गया था। वो उसके आने का इंतजार करने लगा था, जैसे वो घर का ही एक फर्द हो। एक शाम तीनों एक छोटे से ढाबे पर बैठे चाय और खाना खा रहे थे। फिजा में हल्की ठंडक और खैखपों की आवाजें घुल रही थी। आदिल ने अचानक मासूम लहजे में कहा, अंकल दानिश, आप हमेशा हमारे साथ क्यों रहते हैं? क्या आप हमारे घर भी आएंगे? यह सुनकर मरियम के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। वो चौंक कर सीधी हो बैठी और जल्दी से बोली, आदिल ऐसी बातें नहीं करते बेटा। लेकिन उनके लहजे की घबराहट और आंखों में उतरती नरमी दोनों कुछ और कह रहे थे। दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि शायद आदिल ने वो सवाल कह दिया था जो उनके दिल में बरसों से दबा था। आदिल बेटा ऐसे सवाल नहीं करते, मरियम ने जरा सख्त लहजे में कहा, मगर उनकी आंखों में नरमी छुपी थी।
इससे पहले कि माहौल बोझल हो जाता, दानिश ने धीरे से बात संभाली। क्यों नहीं बीबी जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं जरूर आऊंगा। आखिर आदिल मेरा छोटा दोस्त है। मरियम कुछ बोल ना सकी। उन्होंने नजरें झुका ली, मगर दिल के किसी कोने में एक नरमी सी उतर आई। उन्हें अच्छा लगा कि दानिश ने आदिल को सिर्फ एक बच्चा नहीं समझा, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। चंद दिन यूं ही खामोशी में गुजर गए, मगर फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने मरियम के कदमों तले से जमीन खिसका दी। स्कूल से वापसी पर जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो हमसाई शकीला बेगम वहां खड़ी थी। चेहरे पर तजस्सुस और आवाज में छुपी चुभन के साथ बोली, बीबी जी एक बात पूछूं? पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि आप उस मोटरसाइकिल वाले के साथ रोज आती जाती हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका उससे कुछ खास ताल्लुक है। आप जैसी बाइज्जत औरत के लिए यह सब मुनासिब नहीं लगता। मरियम के दिल में एक लम्हे को झटका सा लगा, मगर चेहरा पर सुकून रखा। वो धीरे से बोली, बहन जी लोग क्या कहते हैं ये उनका मसला है। मैं अपनी और अपने बेटे की खुशी के लिए वही फैसला करूंगी जो मेरे ज़मीर को दुरुस्त लगे। शकीला बेगम कुछ लम्हे के लिए कंग रह गई। मरियम के लहजे में जो एतमाद और ठहराव था वो उनके लिए नया तजुर्बा था। मगर जैसे ही वो चली गई, मरियम के चेहरे का सुकून आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अंदर से एक अनजाना खौफ फिर से जाग उठा, वो खौफ जो एक बेवा औरत के हर ख्वाब के साथ जुड़ा होता है। शाम के वक्त जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मरियम ने देखा कि दानिश हस्बे मामूल हाथ में मिठाई का डब्बा लिए खड़ा है। चेहरे पर वही मुस्कुराहट, मगर आंखों में मरियम की कैफियत भांप लेने वाली नरमी थी। चाय के कप के साथ बैठे हुए मरियम ने आहिस्तगी से कहा, दानिश लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि ये पुश्तैनी और एक ड्राइवर का साथ अच्छा नहीं लगता। दानिश ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में बोला, बीबी जी लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। अगर हम उनकी बातों में आ जाएं तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी सकेंगे। मरियम ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई लालच, कोई जज्बाती कमजोरी नहीं थी, सिर्फ खुलूस, एहतराम और एक बेसाख्ता सच्चाई थी। इस लम्हे मरियम ने महसूस किया कि शायद वो जिस रिश्ते से डर रही थी वही उनकी जिंदगी को नई पहचान देने वाला है। लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी वाकई उनके लिए गुजारेंगी या अपने बेटे और अपने दिल की खुशी के लिए? ये जुमला मरियम के दिल पर ऐसे लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। हर लफ्ज उनके अंदर जाकर छू गया, मगर साथ ही दिल के किसी गोशे में एक सुकून की लहर भी दौड़ गई। वो महसूस कर सकती थी कि दानिश ने महज बात नहीं की, बल्कि उन्हें आईना दिखाया है। ये कैसा आईना जो उनके अंदर छुपी ख्वाहिशात और खौफ को साफ साफ दिखा रहा था। चंद दिन बाद घर के सुकून में आदिल ने अपनी मासूमियत के साथ पूछ बैठा, अम्मी अंकल दानिश बहुत अच्छे हैं, वो मेरे अब्बू क्यों नहीं बन जाते? ये सुनकर मरियम का दिल लरज उठा, आंखों में नमी भर आई और सीने में एक अजीब सा दर्द जागा। उन्हें अच्छी तरह याद था कि आदिल ने बाप की कमी कितनी शिद्दत से महसूस की है, और अब ये छोटा सा बच्चा चाह रहा था कि कोई ऐसा शख्स हो जो ना सिर्फ उनकी माँ बल्कि उसके लिए भी एक सहारा बने। वो रात मरियम के लिए बहुत लंबी थी। वो बेटे की मासूम बातों को याद कर रही थी, अपने शौहर की याद आ रही थी, और तन्हाई का एहसास दिल के हर गोशे में गूंज रहा था। हर लम्हा जो उन्होंने दानिश के साथ गुजारा उसने दिल को नरम कर दिया था, मगर यह खौफ भी मौजूद था, क्या वो वाकई मोहब्बत को दोबारा अपनी जिंदगी में जगा दे सकती हैं? आदिल की मासूम ख्वाहिश ने मरियम के दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया था। वो उस जुमले को बार बार दोहरा रही थी, अम्मी अंकल दानिश मेरे अब्बू क्यों नहीं बन जाते? ये छोटा सा सवाल छोटे लफ्जों में बरसों की तन्हाई, कमी और एक बच्चे की खामोश ख्वाहिश को जाहिर कर रहा था। मरियम ने बेटे को सीने से लगाकर चुप करा दिया, मगर दिल के अंदर वो टूट गई थी। वो जानती थी कि आदिल के लिए एक बाप का वजूद सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। दिल के अंदर एक नरम सा चिराग जल गया था, ये उम्मीद कि शायद वो और दानिश एक दूसरे के लिए वो सब कुछ बन सकते हैं जो दोनों ने इतनी देर से खोया हुआ था। मरियम के दिल में खौफ के साथ साथ उम्मीद भी पैदा हो गई थी, और वो महसूस कर रही थी कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो जिंदगी के नई राहों को आजमाने की हिम्मत करे। मरियम एक अरसे से माँ और बाप दोनों का किरदार निभाते निभाते थक चुकी थी। वो जानती थी कि आदिल की खुशियों और परवरिश के लिए उन्हें हर रोज अपने दिल की ख्वाहिशात को पीछे रखना पड़ता है,
उस रात जब आदिल सो गया, मरियम बदआमीरे में बैठकर खामोशी के साथ अपने ख्यालात में गुम हो गई। दानिश के साथ गुजरे लम्हे उनके जहन में बार बार आ रहे थे। उसकी मुस्कुराहट, उसका ख्याल रखना, आदिल से उसकी मोहब्बत, हर छोटी बात उन्हें यह कैसा सुकून दे रही थी जो बरसों से उनकी जिंदगी में नहीं आया था। मगर जैसे ही खुशी का एहसास दिल में उभरता, समाज का खौफ उनके जहन पर छा जाता। लोग क्या कहेंगे, ये किस स्कूल की उस्तानी और एक मोटरसाइकिल ड्राइवर, ये सवालात उन्हें उलझा देते और कभी कभी रात की खामोशी में दिल पर बोझ बन जाते। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। दानिश ने कई बार बात करने की कोशिश की, मगर मरियम ने मुख्तसर जवाब दिए और नजरें झुकी रखी। आखिरकार दानिश ने धीरे से पूछा, बीबी जी सब खैरियत है? आप आज कुछ उदास लग रही हैं। मरियम चंद लम्हे खामोश रही, फिर नरम लहजे में बोली, दानिश, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगता है, मगर लोग बातें कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे या मेरी इज्जत पर किसी की उंगली उठे। यह सुनकर दानिश ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, बीबी जी, इज्जत वही महफूज रहती है जो दिल में हो। लोग तो नबियों पर भी इल्जाम लगाते रहे। अगर आपको मेरे साथ रहना बोझ लगता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर आप समझती हैं कि मैं आपका और आदिल का सहारा बन सकता हूँ तो फिर लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दें। ये अल्फाज सीधे मरियम के दिल में उतर गए। वो महसूस कर सकती थी कि दानिश अपनी मोहब्बत को जबरदस्ती नहीं थोपना चाहता, बल्कि उन्हें इख्तियार दे रहा है। उसकी सच्चाई और नरमी ने मरियम के दिल की भाग दौड़ को थमा दिया। वो जान गई कि शायद ये वो इंसान है जिस पर वो और आदिल बगैर किसी खौफ के भरोसा कर सकते हैं। ये रवैया ही काफी था कि मरियम ने दानिश पर भरोसा करना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इनकी जिंदगी के मामला को बदल कर रख दिया। स्कूल में सालाना तकरीब थी और सब असातिज़ा अपने खानदान के साथ आए थे। मरियम ने सोचा था कि वो अकेले ही शरीक होंगी, मगर आदिल के मासूम जिद ने सब कुछ बदल दिया। अम्मी, मुझे भी जाना है और अंकल दानिश को भी साथ ले चलें, वो मेरे दोस्त हैं, आदिल ने परजोश अंदाज में कहा। मरियम ने पहले मना किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार मान ली। उस शाम जब वो स्कूल पहुंची तो दानिश भी इनके साथ था। हर किसी की नजरें उन पर जमी थी। कुछ ने फख्र से देखा कि मरियम बीबी ने एक सादा नौजवान को सहारा दिया है, तो कुछ ने चुपके से तंजिया तबसरे शुरू कर दिए। मगर मरियम पहली बार परवाह नहीं करती। वो आदिल और दानिश के साथ बैठ गई और तकरीब का लुत्फ उठाने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जब दिल से एतमाद हो तो दूसरों की बातें बेअसर हो जाती हैं। वापसी के वक्त गाड़ियों के हुजूम में दानिश ने आदिल को अपने कंधों पर बिठाया ताकि वो बेहतर देख सके। मरियम ने यह मंजर देखा तो आंखों में नमी आ गई। दिल ही दिल में उन्होंने सोचा कि वाकई ये लड़का सिर्फ उनका नहीं बल्कि आदिल का भी सहारा बन चुका है और उसकी मोहब्बत बेलूस है। चंद दिन बाद एक शाम दानिश हस्बे मामूल मरियम को लेने आया। रास्ते में हल्की हिचकिचाहट के साथ इसने कहा, बीबी जी, मैं ये काम सा इंसान हूँ, ना मेरे पास दौलत है ना बड़ी नौकरी, लेकिन दिल है कि जो आपके लिए साफ और सच्चा है। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वो जुमला था जिससे वो डरती थी और जो उनके दिल में उम्मीद और खौफ दोनों जगा रहा था। नजरें झुकाकर उन्होंने धीरे से कहा, दानिश, ये सब बहुत जल्दी है। हमें वक्त चाहिए कि सोचें कि क्या वाकई ये दुरुस्त है। इनके दिल में एक अजीब सी कैफियत जाग उठी। मोहब्बत की रोशनी और समाज के खौफ के दरमियान फंसा एक नाजुक सा तवज़ुन। मगर वो जानती थी कि दानिश की नीयत खालिस और दिल से है और यही बात उनके दिल को कुछ सुकून दे रही थी। मरियम ने धीरे से कहा, दानिश, यह फैसला आसान नहीं है। मेरा एक बेटा है, मेरी जिम्मेदारियां हैं और उम्र में भी मैं तुमसे बड़ी हूँ। दानिश ने मुस्कुराकर पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, बीबी जी, मोहब्बत में उम्र का क्या ताल्लुक। आदिल को मैं अपने बेटे की तरह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हाँ कर दें तो ये जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाएगी। मरियम खामोश रही, मगर उनके दिल में एक नरम सी किरण जाग उठी। दिल के एक गोशे में उम्मीद की रोशनी फूट रही थी। उस रात वो बार बार यही सोचती रही कि शायद किस्मत वाकई उन्हें एक नया मौका दे रही है और वो मौका दानिश की सूरत में उनके सामने खड़ा है। आदिल भी दिन ब दिन दानिश के साथ खेलने और बात करने का आदी हो गया था। एक दिन मासूमियत से उसने कहा, अम्मी, अंकल दानिश के साथ खेलकर मजा आता है, वो अब्बू जैसे है ना।
ये जुमला सुनकर मरियम की आंखों में खुशी के साथ साथ आंसू भी आ गए। शायद आदिल की मासूम दिल ने वो फैसला कर लिया था जो मरियम खुद करने से डरती थी। उन्हें महसूस हुआ कि बच्चे की खुशी और सुकून सबसे बड़ी तरजीह है और दानिश इस खुशी का हिस्सा बन चुका है। वक्त गुजरता गया और मरियम और दानिश का ताल्लुक अब खुलेआम नजर आने लगा। अगरचे दोनों ने अभी तक बाज़ाबिता तौर पर कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन मोहल्ले वाले हर हरकत पर गौर करने लगे। कोई तारीफ करता तो कोई मजाक उड़ाता। मरियम के दरवाजे पर खड़ी तो हमसाया अक्सर सर झुकाते हुए कहती, यह कैसे मुमकिन है? ये कुस्तानी और एक ड्राइवर का रिश्ता। मरियम जैसी औरत को तो बड़े घराने से रिश्ता मिल सकता है। ऐसी बातें सुनकर मरियम का दिल कभी कभी डूल जाता, मगर जब वो अपने बेटे आदिल को दानिश के साथ खेलते और हंसते देखती तो दिल का बोझ हल्का हो जाता। वो जानती थी कि हकीकत में मोहब्बत और एतमाद वो सब कुछ है जो ये खानदान को मुकम्मल कर सकता है, और दुनिया की बातें सिर्फ शोर ही हैं। मरियम अच्छी तरह जानती थी कि दूसरों की बातों से ज्यादा अहम अपने बेटे की खुशी है और इसकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून लाना है। एक शाम जब सब घर के सहन में जमा थे, आदिल ने अपनी कॉपी खोली और मासूमियत से दानिश की तरफ देखते हुए कहा, अंकल दानिश, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जरा देखें। दानिश ने कॉपी हाथ में उठा ली, सवाल गौर से पढ़ा और सब्र और नरमी से आदिल को समझाने लगा। आदिल खुशी खुशी जवाब दोहराने लगा और हर सही जवाब के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुलती गई। यह मंजर देखकर मरियम के दिल में यह गहरा सुकून उतर गया। उन्हें महसूस हुआ कि दानिश सिर्फ एक दोस्त या ड्राइवर नहीं, बल्कि वो आदिल के लिए बाप की कमी को भी पूरा कर रहा है। इसी दौरान एक और चैलेंज सामने आया। स्कूल की एक साथी उस्तानी ने मरियम से अलग से बात की। मरियम, ये जो तुम्हारा और दानिश का ताल्लुक है, क्या तुम्हें लगता है कि माशरे इसे कबूल करेगा? तुम एक पढ़ी लिखी उस्तानी हो और वो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का। सोच लो, लोग तुम्हें ताने देंगे। मरियम ने गहरी सांस ली और पर एतमाद लहजे में जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि लोग बातें करेंगे, मगर मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के खौफ में नहीं गुजारनी। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे और मेरे बेटे के लिए मुखलिस हो, और ये मैंने दानिश में देखा है। ये जवाब देते वक्त मरियम के लहजे में वो एतमाद झलक रहा था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। शायद ये एतमाद दानिश की मोहब्बत और नरमी की वजह से पैदा हुआ था। चंद दिन बाद दानिश का पुराना मोटरसाइकिल शदीद खराब हो गया। रास्ते में अचानक रुकने की वजह से दोनों को पैदल घर वापस जाना पड़ा। आदिल ने शरारत से कहा, अम्मी, अंकल दानिश के साथ पैदल चलना भी मजा आ रहा है, लेकिन अगली बार अंकल के लिए नया मोटरसाइकिल क्यों नहीं लाई? मरियम ने हंसकर आदिल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अगली बार शायद नया मोटरसाइकिल आए, तब भी दानिश के साथ हर लम्हा कीमती है। इस पैदल रास्ते ने मरियम के दिल में यह एहसास जगा दिया, मोहब्बत और खुलूस कभी दौलत या रुतबे का मोहताज नहीं होता, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाली चीज है। अंकल दानिश, अब तो आपका ये मोटरसाइकिल बूढ़ा हो गया है, इसे आराम दे दें। ये जुमला सुनकर सब हंस पड़े, मगर हकीकत ये थी कि दानिश का मोटरसाइकिल वाकई अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस रात मरियम ने दिल में मजबूत इरादा किया कि वो अपनी जमा पूंजी से दानिश के लिए एक नया मोटरसाइकिल खरीदेंगी ताकि उसकी मेहनत और सफर आसान हो जाए। अगले दिन मरियम ने एक छोटा सा लिफाफा दानिश को दिया। जब उसने खोला तो अंदर मोटरसाइकिल खरीदने का कागज था। दानिश की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू एक साथ उभर आए। लरजती आवाज में उसने कहा, बीबी जी, ये सब क्यों? मैं आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी कबूल नहीं कर सकता। मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये कुर्बानी नहीं, ये शुक्रिया है। तुमने मेरा और आदिल का सहारा बनकर मुझे जिंदगी गुजारने का हौसला दिया है। ये मोटरसाइकिल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है ताकि तुम अपनी मेहनत और सफर को आसान बना सको। दानिश ने सर झुकाकर कहा, बीबी जी, मैं वादा करता हूँ कि इस तोहफे को सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि आपके एतमाद की अलामत समझकर हमेशा संभाल कर रखूंगा। इसी लम्हे मरियम ने महसूस किया कि वो एक बड़ी दीवार पार कर चुकी है। ये ताल्लुक अब सिर्फ बातों या खामोश मुस्कुराहटों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अमली कदम भी उठा लिया गया था। दिल में यह खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता अमली इक़दाम से और मजबूत होता है। कुछ दिन बाद जब दानिश नए मोटरसाइकिल पर आया तो आदिल खुशी से उछल पड़ा, वाह अंकल, ये तो बिल्कुल नया है, अब तो हम बहुत दूर सैर को जा सकते हैं।
मरियम ने भी खुशी से मुस्कुराकर कहा, हाँ आदिल, अब तुम्हारे अंकल हमें कहीं भी ले जा सकते हैं और ये लम्हे हमेशा यादगार रहेंगे। आदिल ने खुशी में दोनों के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी अंकल दानिश के साथ तो सब कुछ मजेदार लगता है। मरियम ने दिल में सोचा कि वाकई मोहब्बत और खुलूस के बगैर ये ताल्लुक कभी इतना मजबूत और खुशगवार नहीं बन सकता था। ये छोटा सा तोहफा वाकई एक बड़ी तब्दीली की अलामत बन गया था। मोहल्ले वाले हैरत ज़दा थे कि मरियम ने दानिश के लिए नया मोटरसाइकिल खरीदा है। कुछ ने तंजिया लहजे में कहा, ये तो पागलपन है, यह कुस्तानी अपने ड्राइवर पर इतना खर्च कर रही है। मगर मरियम के लिए ये सब बातें गैर अहम थी। उनके लिए सबसे अहम ये था कि उनका बेटा खुश है और इन्हें एक ऐसा शरीक हयात मिला है जो मुखलिस और सच्चा है। उसी शाम मरियम ने दानिश से कह दिया, लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जानना है कि तुम वाकई मेरे और आदिल के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो। दानिश ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बीबी जी, मैंने दिल से फैसला कर लिया है, आप और आदिल ही मेरी जिंदगी है, बाकी सब कुछ गैर जरूरी है। यह सुनकर मरियम के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। पहली बार इन्हें महसूस हुआ कि वो अपने फैसले में अकेली नहीं है। दानिश ने यकीन दिलाया कि वह हर हाल में उनका साथ देगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नया मोटरसाइकिल आने के बाद दानिश की खुशी द्विगुनी हो गई थी। वो इसे ऐसे संभालता जैसे कोई कीमती खजाना हो। हर सुबह वो मोटरसाइकिल साफ करता, आईने को पोंछता और फिर फख्र के साथ मरियम और आदिल को लेने आता। अब सफर ज्यादा आरामदा और खुशगवार हो गया था। मोहल्ले वाले हैरत से देखते कि मरियम बीबी और उनका बेटा ये काम ड्राइवर के साथ कितने खुश हैं। कुछ लोग अभी भी ताने देते, मगर मरियम को अब इन सब की परवाह नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त मरियम ने दिल में फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि वो दानिश को अपने घर के अंदर मदऊ करें। यह कदम इनके ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने वाला था, जिससे ये ताल्लुक सिर्फ बाहर की दुनिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हकीकी तौर पर घर और दिल के अंदर भी फैलेगा। इससे पहले दानिश हमेशा गेट पर ही रुकता या सहन में बैठकर आदिल के साथ खेलता। उस शाम मरियम ने हिम्मत करके कहा, दानिश अंदर आ जाओ, आज हम सब साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर दानिश कुछ हैरान और झिझकते हुए बोला, बीबी जी, क्या यह मुनासिब होगा? मोहल्ले वाले और ज्यादा बातें करेंगे। मरियम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लोगों को हमेशा बात करने के लिए मौजू चाहिए होता है, हमें अपनी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं गुजारनी। दानिश ने सर झुकाकर जी कहा और घर के अंदर कदम रखा। खाने की मेज पर आदिल खुशी से उछल पड़ा और कहा, अम्मी आज तो मजा आ गया, अंकल दानिश भी हमारे साथ बैठे हैं। खाने के दौरान मरियम ने गौर से देखा कि दानिश न सिर्फ आदिल के साथ मानूस है, बल्कि घर की फिजा में भी बाखूबी घुल मिल गया है। वो खाने की तारीफ करता, आदिल को होमवर्क के बारे में हौसला देता और कभी कभी मरियम की भी तारीफ कर देता। ये सब देखकर मरियम का दिल मजीद पुरसुकून और खुशी से भर गया। खाने के बाद जब आदिल सोने चला गया, मरियम और दानिश बरामदे में बैठे। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मरियम ने दानिश की तरफ देखते हुए कहा, दानिश, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। दानिश ने नरमी और एहतराम के साथ जवाब दिया, जी बीबी जी, जरूर। मरियम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम एक बेवा औरत और उसके बच्चे को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो? यह कोई आसान रास्ता नहीं है। दानिश ने थोड़ी देर सोचा, फिर ईमानदारी और मोहब्बत के साथ कहा, बीबी जी, डर तो लगता है, मगर दिल कहता है कि आदिल और आप मेरे लिए अहम हैं। मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो चीज सच्ची और खालिस हो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकती है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप दोनों के लिए जिंदगी में खुशियाँ लाऊं। मरियम ने दानिश की बात सुनकर दिल में एक सुकून और एतमाद महसूस किया। वो जान गई कि ये ताल्लुक अब सिर्फ लफ्जों का नहीं, बल्कि हकीकत में दिलों और जिंदगियों का मिलाप है। बीबी जी, डर तो लगता है, लेकिन मोहब्बत डर से बड़ी है। मैंने ये फैसला सोच समझकर किया है। मुझे यकीन है कि अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मरियम उसके जवाब पर खामोश रह गई। उन्हें लगा कि दानिश के दिल में कोई बनावट नहीं, सिर्फ सच्चाई और खुलूस है। चंद दिन बाद मरियम ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि दानिश को अपने वालिदैन से मिलवाया जाए। वो चाहती थी कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़े
तो दोनों खानदान एक दूसरे को समझे और कबूल करें। लिहाजा एक दिन मरियम आदिल के साथ दानिश के घर गई। दानिश का घर छोटा मगर साफ सुथरा और खूब तरतीब दिया हुआ था। सहन में रंग बिरंगे फूलों के गमले लगे थे और दरवाजे पर दानिश की माँ मुस्कुराकर इस्तकबाल करने आई। और बेटी, तुमसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। मरियम ने शर्माते हुए सलाम किया और आदिल ने अदब से सलाम किया और फौरन सहन में रखी मुर्गियों के साथ खेलने लगा। दानिश के वालिद एक सादा मगर खुश इखलाक बुजुर्ग थे। उन्होंने आदिल को देखकर कहा, यह बच्चा बहुत प्यारा है, अल्लाह इसे लंबी और खुशहाल जिंदगी दे। खाने की मेज पर सब इकट्ठा हुए। दानिश की माँ ने दिल से कहा, बेटी, हमें खुशी है कि हमारे बेटे ने तुम जैसी नेक और संजीदा औरत को पसंद किया। दौलत या हैसियत अहम नहीं, असल चीज किरदार है और तुम्हारा किरदार हमें बहुत भाया है। मरियम ये सुनकर हैरान और खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई। वो सोच रही थी कि शायद मुखालिफत होगी, मगर यहाँ तो खुले दिल से कबूलियत मिल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह खानदान खुलूस और मोहब्बत से भरा हुआ है, जो इनके ताल्लुकात के लिए मजबूत बुनियाद बन सकता है। खाने के बाद जब वो जाने लगी, दानिश के वालिद ने मेहरबानी से कहा, बेटी, तुम्हारा और हमारे बेटे का साथ हमें मुकम्मल तौर पर कबूल है। हम दुआ करते हैं कि तुम सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मरियम ने यह सुनकर दिल से सुकून महसूस किया। उन्होंने सोचा कि वाकई ये रिश्ता सिर्फ दिलों के मेल से नहीं, बल्कि दो खानदानों के एतमाद और एहतराम से भी मजबूत हुआ है। आदिल ने खुशी से दानिश के हाथ पकड़े और कहा, अंकल, अब आप हमारे खानदान का हिस्सा है ना। दानिश ने मुस्कुराकर सर हिलाया और सबके दिल में मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह करे कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो और खुश रहो। घर वापस आते हुए मरियम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उन्हें लगा कि किस्मत वाकई उन पर मेहरबान हो रही है। वो अपने दिल में सोच रही थी कि शायद ये लम्हा उनकी जिंदगी का नया आगाज लेकर आया है। रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके थे, दानिश ने आहिस्तगी से कहा, बीबी जी, मैं अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी निकाह कर लें और अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बांटें। मरियम ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और कहा, दानिश, ये फैसला बड़ा है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। दानिश ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त जितना चाहे ले लें, मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगा। लेकिन याद रखें, मैं और आदिल अब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। यह अल्फाज सुनकर मरियम के दिल में पहली बार यकीन की रोशनी जागी। इन्हें महसूस हुआ कि शायद वाकई वक्त आ गया है कि वो अपने बेटे और अपनी खुशी के लिए एक नया बाब खोलें। दिल में एक सुकून सा उतर आया जो बरसों बाद महसूस हो रहा था। दानिश के वालिदैन ने जिस तरह खुले दिल से मरियम और आदिल को कबूल किया था, उसने मरियम के दिल में एतमाद और यकीन पैदा कर दिया कि ये रिश्ता मोहब्बत और एहतराम के साथ मजबूत बुनियाद रखता है। मगर माशरती दबाव अभी भी मौजूद था। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी तंजिया जुमले कहते और नजरें फेर कर बातें करते। कोई कहता बेवा औरत को अक्ल होनी चाहिए, ये सब रिश्ते और उसके मकाम के खिलाफ हैं। कोई और कहता ये कि स्कूल की उस्तानी अगर चाहे तो बड़े घराने में रिश्ता कर सकती है। ये क्या फैसला है? लेकिन मरियम ने अब पुख्ता फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी दूसरों के ताने सुनकर बर्बाद नहीं करेंगी। उनके लिए सबसे अहम चीज आदिल की खुशी और अपनी सुकून भरी जिंदगी थी। दिल में यह ख्याल आ गया कि जो भी मुश्किलात आए, मोहब्बत और खुलूस सबसे बड़ी ताकत है और दानिश के साथ उनकी जिंदगी इसी उसूल पर कायम होगी। मरियम ने अपने बेटे के छोटे हाथ पकड़े और दिल में अज़म किया कि वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, जहां खुशी और एहतराम सबसे पहले होंगे। एक दिन शाम के वक्त जब दानिश हस्बे मामूल आदिल के साथ खेल रहा था, आदिल अचानक खुशी से बोला, अंकल दानिश, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर आप हमारे साथ होते तो कितना मजा आता। मरियम ये सुनकर हैरान रह गई, मगर दानिश ने मोहब्बत भरे अंदाज में आदिल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जल्द ही ऐसा होगा, बस आपकी अम्मी से इजाजत लेनी है। आदिल खुशी से झूम उठा और खुशी के मारे तालियां बजाने लगा। मरियम यह मंजर देखकर आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दी गई। दिल ही दिल में सोचा कि यह बच्चा जिसे इस कदर खुशी और सुकून देने वाला शख्स है, क्या वो इनकी जिंदगी का साथी नहीं बन सकता? चंद दिन बाद दानिश ने एक फैसला कुन कदम उठाने की हिम्मत की। उसने मरियम से नरमी से कहा, बीबी जी, मैं चाहता हूँ कि अब हम निकाह की बात खुलेआम करें। छुप छुप कर मिलने के बजाय बेहतर है कि सबके सामने ऐलान कर दें, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे।
मरियम के लिए ये बात आसान न थी। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, दानिश, तुम जानते हो कि ये माशरा आसानी से कबूल नहीं करेगा। मैं अपने स्कूल, अपने बेटे और अपनी इज्जत सब कुछ खतरे में डाल दूंगी। दानिश ने धीमे और पख्ता लहजे में जवाब दिया, बीबी जी, अगर हमने नीयत साफ रखी और सच्चाई के साथ कदम बढ़ाया तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। लोग शुरू में बातें करेंगे मगर वक्त के साथ खामोश हो जाएंगे। हमने अपने दिल की सच्चाई और अज़म को पहचानना है, बाकी सब बाद में ठीक हो जाएगा। मरियम ने खामोशी से सर झुका लिया। दिल में हल्की सी हिम्मत जागी कि शायद दानिश सही कर रहा है। उस लम्हे ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर वाकई मोहब्बत और नीयत साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इसी दौरान एक दिन चंद करीबी रिश्तेदार मरियम के घर आए। बातों बातों में उन्होंने हल्के तंजिया अंदाज में कहा, मरियम, सुना है आपका वो मोटरसाइकिल वाला लड़का अब आपके करीब है। लोग क्या कहेंगे? ये सब आपके मर्तबा के लिए मुनासिब नहीं है। मरियम ने तहमील से मुस्कुराकर जवाब दिया, देखिए, सबकी बातें होती रहेंगी मगर मेरी जिंदगी और मेरी बेटी की खुशी सबसे अहम है। जो शख्स दिल से हमारे लिए अच्छा है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। रिश्तेदार चंद लम्हे हैरानी में रह गए और मरियम ने दिल में पुख्ता अज़म किया कि अब वो अपने फैसले में साबित कदम है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मरियम बीबी के रिश्तेदार हैरानी और तशवीश के मिले जुले जज्बात के साथ बोले, मरियम बीबी, हमें सुना है कि आप किसी मोटरसाइकिल ड्राइवर के साथ रिश्ता करना चाहती हैं। यह कोई मुनासिब फैसला नहीं है, आपको जरूर सोचना चाहिए। आपके पास बेहतर मौका है। मरियम ने गहरी सांस ली, फिर पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर नहीं गुजारूंगी। मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जो दिल से मेरे और मेरे बेटे के लिए मुखलिस हो, और ये सिफात मुझे दानिश में नजर आई। बाकी दुनिया जो चाहे सोचे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। यह कहकर मरियम ने पहली बार रिश्तेदारों के सामने खुलकर अपनी राय जाहिर की। रिश्तेदार मजीद बहस करने लगे मगर मरियम के मजबूत और पुरएतमाद लहजे ने सबको खामोश कर दिया। चंद दिन बाद ये खुशगवार शाम को दानिश एक छोटा सा तोहफा लेकर मरियम के पास आया। उसने उन्हें एक किताब पेश की जिसके सर वरख पर लिखा था, जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। मरियम ये देखकर मुस्कुराई और बोली, दानिश, तुम वाकई दिल को छू जाने वाले तोहफा देना जानते हो। उस लम्हे मरियम ने महसूस किया कि अब इनकार करना मुमकिन नहीं। दिल में एक नरम सी किरण जाग उठी और उन्होंने सोचा कि यह रास्ता आसान नहीं मगर सही है। इसी दौरान आदिल भी दानिश के करीब और मानूस हो गया। एक दिन उसने खुशी से मरियम से कहा, अम्मी, अंकल दानिश के साथ मैंने फुटबॉल खेलना सीख लिया है। वो बिल्कुल अब्बू की तरह ख्याल रखते हैं। यह सुनकर मरियम की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। बेटे की मासूम जबान से यह सुनना कि किसी ने अब्बू की जगह पर प्यार और तहफ्फुज़ का एहसास दिया है, मरियम के लिए सबसे बड़ा सबूत था कि दानिश वाकई अल्लाह की तरफ से उनकी जिंदगी में भेजा गया यह कीमती तोहफा है। इसी हफ्ते दानिश ने मरियम के सामने संजीदगी के साथ कहा, बीबी जी, मैंने अपने वालिदैन से बात कर ली है, वो राजी हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो हम जल्दी ही निकाह की तारीख तय कर लें। मरियम ने दानिश की आंखों में गौर से देखा। वहां न लालच था, न वक्ती जोश, सिर्फ खुलूस और मोहब्बत की रोशनी थी। वो नरम मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, दानिश, अगर मेरा बेटा खुश है और तुम्हारा दिल भी साफ है तो मैं इनकार क्यों करूं? यह सुनकर दानिश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लरजती आवाज में कहा, शुक्रिया बीबी जी, आज आपने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब मरियम और दानिश का फैसला पक्का हो चुका था। दोनों ने तय किया कि निकाह सादा, पुरअमन और बावकार होगा, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद मुंतखब मोहल्ले वाले शरीक होंगे। मरियम जानती थी कि वो किसी बड़ी तकरीब के मुंतमिल नहीं हो सकती और हकीकत ये थी कि इन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। उनके लिए सबसे अहम बात यह थी कि ये रिश्ता सुकून, मोहब्बत और दुआओं से भरा हुआ हो। निकाह की तैयारी शुरू होते ही मोहल्ले में हलचल मच गई। कुछ खवातीन खुश थी कि मरियम ने अपनी जिंदगी के लिए एक मजबूत सहारा चुना, जबकि कुछ लोग हसद और तनखीद में मसरूफ हो गए। एक औरत ने तंजिया अंदाज में कहा, यह भी कोई शादी है? उस्तानी बीबी को तो बड़ा रिश्ता मिलना चाहिए था, और देखो ये मोटरसाइकिल चलाने वाला अपना शरीक हयात बना लिया। मगर मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल पर ज्यादा असर न दिया।
वो जानती थी कि हकीकी खुशी और सुकून सिर्फ इनके घर में है और इनका बेटा आदिल भी इस नए ताल्लुक से खुश और मुतमईन है। ये बात मरियम के कानों तक पहुंची, मगर वो मुस्कुराकर खामोश रही। अब दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं रही थी। उनके लिए सबसे अहम यह था कि वो और इनका बेटा खुश और मुतमईन रहे। निकाह के दिन घर के सहन को सादा मगर खुशनुमा अंदाज में सजाया गया था। रंग बिरंगे गुब्बारे लटकाए गए, चंद फूलों के हार लगाए गए और सफेद कपड़ों से सहन को मजीद रोशन कर दिया गया। खवातीन ने मिलजुल कर खाने का इंतजाम किया। सालन और बिरयानी की खुशबू सहन में फैली गई और बच्चों की हंसी, खवातीन की गुफ्तगू और बड़ों की दुआओं ने माहौल को एक खुशगवार और पुरसुकून रंग दे दिया। मरियम ने सफेद सादा सा जोड़ा पहना था। भारी जेवरात ना होने के बावजूद इनकी शख्सियत और ज्यादा बावखर और दिलकश लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी झिझक और आंखों में नमी थी, मगर दिल में सुकून और खुशी थी। आईने के सामने खड़े होकर वो महसूस कर रही थी कि बरसों बाद वो दोबारा जिंदा और दिलकश नजर आ रहे हैं। दानिश ने साफ सुथरा सफेद कुर्ता और वास्कोट पहनी और निकाह के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, मगर आंखों में अज़म और मोहब्बत की चमक भी वाज़ा थी। खारी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की। सब खामोशी से बैठे थे, दिलों में खुशी और एहतराम था। जब दानिश ने बुलंद आवाज में कबूल है कहा, तो कमरे में मौजूद हर दिल खुशी से झूम उठा। मरियम के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख या खौफ के नहीं, बल्कि सुकून, शुक्र और मोहब्बत के थे। कोने में खड़ा आदिल सब कुछ गौर से देख रहा था। निकाह मुकम्मल होने के बाद वो खुशी से दौड़ता हुआ दानिश के गले लग गया और बोला, वाह अम्मी, अंकल दानिश वाकई हमारे खानदान का हिस्सा बन गए। यह मंजर देखकर मरियम का दिल खुशी से लबरेज हो गया और वो दानिश की आंखों में मोहब्बत और एतमाद की चमक देखकर खामोशी से दुआ करने लगी कि अल्लाह इस नए रिश्ते को खुशियों से भर दे। अब्बू, आप वाकई मेरे अब्बू बन गए ना? ये मासूम सवाल सुनकर सबकी आंखें नमी से भर आईं। दानिश ने आदिल को अपने बाजुओं में मजबूती से बिठाया और प्यार से कहा, हाँ बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस लम्हे मरियम ने पहली बार महसूस किया कि इनका बेटा एक मुकम्मल खानदान का हिस्सा बन चुका है और इनके दिल में बेपनाह खुशी और सुकून छा गया। तकरीब के बाद सबने मिलकर खाना खाया। दस्तरखान पर सादा मगर लजीज खाने रखे गए थे। दाल, सब्जी, खोरमा और रिवायती पुलाव। मेहमान खुशी खुशी